हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 पसंद आया होगा। तो आज मैं लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे 5 क्वेश्चंस। तो आज हम आने वाले अगले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो छठा क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करें। अब ये फिशर जी की थ्योरी है, प्रोफेसर इरविंग फिशर, इनका पूरा नाम था प्रोफेसर इरविंग फिशर। इन्होंने 16th सेंचुरी में यानी 16वीं शताब्दी में मनी थ्योरी का आविष्कार किया था। मनी थ्योरी का आविष्कार, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो फिशर जी कहते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जो चीज़ हम खरीदते हैं उससे मनी की वैल्यू जो कम हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम 1970s में जाएं या 60s में जाएं तो, और आज 2020 की बात देखें, अगर मान लो 1970 या 60 में 10 रुपये किलो देसी घी मिलता था, 10 रुपये किलो देसी घी, और आज की तारीख में कितना मिलता है? 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा। यानी जो चीज़ हम पहले 10 रुपये में खरीद पा रहे थे वो कितने में खरीद पा रहे हैं? 600 रुपये में, 500 रुपये में। और क्वांटिटी क्या है? वही 1 किलो। उसका मतलब क्या है कि मनी की वैल्यू अब कम हो गई है, यानी मनी की कोई वैल्यू नहीं है। यानी जो वैल्यू पहले 10 रुपये की हुआ करती थी, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो क्या है? वो चीज़ 10 रुपये की बजाय कितने में आती है? 600 रुपये में। तो पहले इसको, अब हम, ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको तो एक अलग तरीके से इसको शो करना है। तो फिशर ने मनी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये बताया था कि एक जनरल प्राइस लेवल क्या है, यानी सामान्य मूल्य स्तर। जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है महंगाई का जो लेवल है वो कितना है, और लोगों के पास कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मनी कितना है, उनके पास पैसा कितना है, यानी मुद्रा की मात्रा। अगर यहाँ पे बात करें तो जो मनी की क्वांटिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली क्वांटिटी तो आपके पास जो खुद का पैसा है वो कितना है, उसको हम एम से डिनोट करेंगे। या पहले हम देख लेते हैं। तो पहला तो आपके पास जो ओन फंड है, यानी आपके पास जो खुद का पैसा है, और दूसरा जो आपने कहीं से उधार लिया है, जो क्रेडिट लिया है। तो फिशर ने एक थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या इसका जो लेवल कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, इसको हिंदी में कहेंगे अन्य बातें समान रहने पर। यानी सपोज बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज किस में आ रहा है? इन चीज़ों में जो आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तो ये कहता है कि हमारे पास देखो 3 चीज़ें होती हैं। पहली तो होती है क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की मात्रा। दूसरा होता है वैल्यू ऑफ मनी, और तीसरा है प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। तो यहां पर जो प्राइस लेवल है इसको P से डिनोट करेंगे। जो वैल्यू ऑफ मनी है इसे कहेंगे 1 डिवाइडेड बाय P, यानी इनवर्स। और क्वांटिटी ऑफ मनी बताया था मैंने, जो ओन या सेल क्रेडिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपके पास खुद का पैसा कितना है और बाहर का पैसा कितना है। तो यहाँ पर इसको एक, इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उसको कैसे मेजर करेंगे, यानी जो आपके पास प्राइस है इसका फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू वी प्लस M1 इंटू V1 डिवाइड बाय P। ये फिशर ने एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला शो किया था। तो इसको भी आप एग्जाम में लिखेंगे। तो यहाँ पर P का मतलब क्या है? प्राइस लेवल। एक बार दोबारा को बता देता हूँ। P मतलब जनरल प्राइस लेवल। M का मतलब होता है कि आपके पास जो मनी है वो कितनी है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी। और V का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी आपके पास जो पैसा आ रहा है वो किस स्पीड में आ रहा है, यानी गति, महीने में कितने बार पैसा आ रहा है, या किस, इसकी स्पीड कितनी है। और M1 का मतलब होता है क्रेडिट मनी, यानी जो पैसा आपने उधार लिया है। और V1 का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, यानी क्रेडिट मनी की वेलोसिटी कितनी है। और T का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी आप कितनी बार ट्रांजैक्शंस को
करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है बतानी। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए इस फॉर्मूले में इसको हम इसके 3 पार्ट डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जब सपोज हम कुछ भी प्राइस डिसाइड कर सकते, सपोज हमारा यहाँ पे जो m है वो है 5000, m कितना है वो है 5000 और v है सपोज 5 और m1 है हमारा 10,000 और v1 है हमारा 3 और जो ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो है 20,000। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्राइस लेवल निकालना है, यानी m इंटू वी प्लस m1 इंटू वी1 डिवाइडेड बाय ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो कितनी है 5000 और v की वैल्यू है 5 प्लस m1 की वैल्यू है 10,000 और v1 की वैल्यू है 3 और इसको हम डिवाइड करेंगे 20,000 से। तो अपने कैलकुलेटर रेडी रखें और देखिए इसका क्या आंसर आ रहा है। 25,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो इसका मुझे आप आंसर बताएं। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 55,000 डिवाइड बाय 20,000, तो उसका आंसर आएगा 2.75। याद रखिए 2.75 है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में अगर सपोज इन सबको मैं डबल कर दूं, यानी जो पहले आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी 5,000 थी उसको कर दिया मैंने 10,000 और जो M1 है क्रेडिट मनी उसको कर दिया 20,000, बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पर हमें प्राइस लेवल निकालना है, यानी सेम फॉर्म लगेगा MV प्लस M1 V1 डिवाइड बाई T। ट्रांजैक्शन में कोई चेंज नहीं है, यानी यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 20,000। उसका आंसर क्या आएगा 50,000 प्लस 60,000 और डिवाइडेड बाई 20,000 यानी 1,10,000 डिवाइड बाई 20,000। तो इसका आंसर बताएं। इसका डबल ही कर दो सीधा, या फिर अपने अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा 5.50। तो इससे क्या पता लगता है, तो फिशर ने क्या थ्योरी दी थी, उन्होंने ये बोला था कि अगर हमारा जो प्राइस जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको अगर हम डबल कर दें तो हमारा जो प्राइस लेवल है यानी जो महंगाई है वो भी दुगनी हो जाएगी। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी को हम ट्वाइस बढ़ा दें, 2 गुना, तो उससे क्या होगा हमारा जो प्राइस लेवल है वो भी 2 गुना बढ़ जाता है। ये हो गया इसका डायरेक्ट रिलेशन, सामान्य इसका प्रत्यक्ष संबंध इसको हिंदी में बोलेंगे। लेकिन अभी तो हमें इसकी वैल्यू ऑफ मनी भी निकालनी है। वैल्यू ऑफ मनी का जो फॉर्मूला है अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। वैल्यू ऑफ मनी इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय पी, 1 डिवाइड बाय पी। अगर मैं इसका 1 डिवाइड बाय पी करूं इस वाले लेवल पे, यानी 1 डिवाइड बाय 2.75 और यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 5.5, तो उनकी वैल्यू क्या होगी आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो उसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 0.36 और इसका आंसर आएगा 0.18। तो उससे क्या पता लगा कि जब आपने क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल किया तो आपका प्राइस लेवल तो डबल हुआ, लेकिन आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हाफ हो गई। तो हमें देखो वैल्यू ऑफ मनी कितनी है 0.36 और यहाँ पे कितनी है 0.18, यानी 1/t की वैल्यू हाफ हो गई। तो फिशर भी ये कहते हैं कि अगर हम मनी क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल करते हैं तो महंगाई दुगनी हो जाती है, लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो हाफ हो जाती है। तो ये है हमारा फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसकी आप स्टेटमेंट के थ्रू भी इसका आंसर दे सकते हैं आने वाले नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, कहता है हाउ डू कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, स्टेट द लिमिटेशंस विच रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ बैंक्स। हिंदी में बैंक साख का सृजन किस प्रकार करते हैं
उनकी साख सृजन की शक्ति पर कौन कौन से प्रतिबंध होते हैं? साख क्या होता है? नॉर्मल भाषा में लोग साख को रेपुटेशन बोलते हैं कि हमारी रेपुटेशन हमारी साख है, लेकिन इकोनॉमिक्स में साख का मतलब होता है उधार लेना, ऋण लेना। तो क्वेश्चन कहता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लोन कैसे देते हैं। अगर यहाँ पर मैं पहले थोड़ी सी चीज़ समझा दूँ कि कमर्शियल बैंक का मेन काम क्या होता है। मेन दो काम कमर्शियल बैंक के होते हैं। कमर्शियल बैंक को हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। ज़्यादा लोगों स्टूडेंट को अच्छा लगता है इसका व्यापारिक बैंक बोलना, वाणिज्यिक बैंक थोड़ा सा मुश्किल नाम है। वाणिज्यिक बोल लो, व्यापारिक बैंक बोल लो, जैसा आपको मन करे। तो कमर्शियल बैंक के दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला मेन फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी लोगों से जमा स्वीकार करना। हम बैंक जाते हैं तो बैंक में अकाउंट को खुलवाते हैं ताकि हमारा पैसा वहाँ पर डिपॉजिट हो पाए। और दूसरा बैंक का काम होता है ग्रांटिंग लोन्स, लोगों को ऋण देना। और बैंक का दूसरा काम क्या है? ऋण देना। अगर कईयों के पास पैसों की कमी होती है तो बैंकों के पास जाकर हम लोन ले सकते हैं। तो ये दो मेन फंक्शन है। तो ये बैंकों के पास लोन देने की शक्ति कहाँ से आती है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ क्रेडिट कमर्शियल बैंक गिव्स क्रेडिट। तो इसका सोर्स यही है जो इसका पहला फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो जो भी लोगों का पैसा बैंकों ने जमा किया हुआ है उन्हीं को वो सर्कुलेट करके लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आरबीआई की कुछ पॉलिसीज पर। आरबीआई अभी लॉकडाउन में आरबीआई ने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली जिससे आम लोगों को राहत मिल सकती है, ईएमआई में राहत मिल सकती है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। तो अभी हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सीआरआर और एसएलआर को। तो लोन में आपका जो मेन जो अहम किरदार है वो है एसएलआर का, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरल अनुपात। अब ये क्या होता है, इनको पहले हम ध्यान समझ लेते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक दोनों ही चीज़ें जो हैं ये एक मिनिमम रेशियोज है जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देना पड़ता है। कमर्शियल बैंक हैज टू पे टू आरबीआई। अब यहां पर ये चीज कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखो, बैंकों के पास बहुत पैसा होता है। सपोज मिस्टर ए, उसका खाता किसी बैंक में है और उसके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो बैंक जो है इस 10,000 में से ही लोन देगा किसी और को। सपोज वो कोई हो सकता है, सपोज वो मिस्टर बी है, इसको भी लोन की ज़रूरत है। तो 10,000 रुपये में से वो कितना लोन दे ये बैंक के हाथ में नहीं है, ये हाथ में है आरबीआई के, कि वो किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर का कितना पैसा किसी और को लोन दे सकता है। तो बैंक ने बोला, आरबीआई ने बोला कि एसएलआर जो हमारी रेशियो है वो है 10%। यानी बैंक कहता है कि तुम 10%, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा, 1000, यानी 10%, यानी 10,000 का 10% 1,000 रुपए मिस्टर ए के अकाउंट में छोड़ दो और बाकी जो 9,000 होगा वो मिस्टर बी को लोन दे दो। तो यानी जितनी ज़्यादा एसएलआर होगी उतना कम लोन कमर्शियल बैंक लोगों को दे पाएगा। इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम समझते हैं। इस प्रोसेस में कुछ अजम्पशन भी है। पहली अजम्पशन तो ये अजम्पशन है कि सिर्फ एक बैंक है, ओनली वन बैंकिंग स्ट्रक्चर। आप एग्जाम में दो बैंकिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल बैंक सिस्टम के क्वेश्चन भी आते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो इसमें पहले अजम्पशन तो यही है कि एक वन बैंकिंग सिस्टम है, सिर्फ एक ही बैंक है, एकल बैंकिंग प्रणाली, सिर्फ एक ही बैंक है। यानी कहने का मतलब जो बैंक लोन देता है तो उसके लिए जो बंदा लोन मांग रहा है उसका अकाउंट उसी बैंक में खुल जाता है। यानी बैंक कभी भी जब लोन देता है किसमें देता है, कैश में नहीं देता, कभी भी
या तो चेक के थ्रू देता है या उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। बैंक गिव्स लोन थ्रू चेक और बाय अकाउंट ट्रांसफर। तो इसका एक प्रोसेस है, हम समझ लेते हैं कि लेट SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरल अनुपात, ये आरबीआई डिसाइड करता है। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये डिसाइड हुई 10%। अब इसका प्रोसेस आप समझ लें। पहला, सपोज सीरियल नंबर मिस्टर ए आपस आ जाता है, इसका अकाउंट सपोज 10,000 रुपये है, इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहेंगे। प्राइमरी डिपॉजिट या फिर इनिशियल डिपॉजिट, हिंदी में से कहेंगे प्राथमिक जमा। ये बैंक का मिस्टर ए का पैसा 10,000 रुपये। सपोज मिस्टर बी लोन लेने आता है बैंक में, उसको लोन की जरूरत है, कितने में लोन की जरूरत हो सकती है? तो बैंक तो यही करता है, इसकी टोपी उसके सर, किसका अकाउंट में से पैसे निकाल के उसके अकाउंट में डाल दिए। तो इस तरीके से एक प्रोसेस चलता रहता है। तो सपोज मिस्टर बी को 10% के हिसाब से कितना देगा बैंक? 9,000 तो 90% हो गया, 10% कैसे हो गया? 10% वो उसके अकाउंट में छोड़ देगा, जिसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहेंगे। यानी यहां पर हम निकालेंगे 10% ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि आएगा 1,000। तो बैंक ने 1,000 इसके अकाउंट में छोड़ा और यहाँ पर जो लोन है वो कितना मिल गया उसको? 9,000। तो यानी यहाँ पे क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल क्रेडिट हो गया, कितना क्रेडिट हो गया? 9,000। अब ये 9,000 किसको मिल गए? मिस्टर बी को। अब सेम तरीके से अब मिस्टर सी भी आया, उसको भी लोन चाहिए। तो अब इसका 10% करें, कितना आ गया? 900। तो 9,000 का 10% किया 900, तो कितना लोन दे पाएगा बैंक? अब 8100। अब ये 8100 मिस्टर सी के अकाउंट में डाल दिए। इसका 10% करेंगे, कितना आएगा? 810। तो कितना बचा? 7,290। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक लास्ट में जीरो ना बच जाए। तो हमें अल्टीमेट करना क्या है? इनका टोटल करना है कि बैंक ने इतने सारे अकाउंट होल्डर का पैसा घुमा घुमा के इस 10,000 रुपए की छोटी सी रकम से कितना बड़ा लोन प्रोवाइड किया है लोगों को। तो उसका टोटल अगर हम करेंगे तो वो आएगा 1 लाख। अब 1 लाख कैसे आएगा? अब एग्जाम में मत करते रहना कि मिस्टर ABCDEFGH पूरा पेपर इसमें प्रोसेस में लगा दो, नहीं। बस 3 चीजें करके आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। साख बराबर प्राथमिक जमा गुणा में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर, MM की फुल फॉर्म क्या होती है? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय SLR। अगर हम 1 को SLR से भाग कर दे, डिवाइड कर दे, तो आपका मनी मल्टीप्लायर आएगा। यानी यहाँ पर अगर मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 10%। 10% को हम और क्या कह सकते हैं? 0.10 भी कह सकते हैं। पॉइंट हट गया, ऊपर 10 चला गया, तो आंसर 10 ही आएगा। इसका मतलब जो बैंक है वो कितना टाइम्स लोन दे सकता है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 गुना लोन दे सकता है। तो क्रेडिट यहाँ पे कितना आ गया? 10,000 की प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर। तो क्या आंसर आएगा? 1 लाख। तो आप देखोगे कि यही टोटल आएगा 1 लाख। तो बैंक इस 10,000 रुपये की मामूली सी रकम से कितना बड़ा क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। ये तो सिर्फ एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार मल्टीपल बैंक सिस्टम का भी आता है। मल्टीपल बैंक सिस्टम यानी एक बैंक से नहीं, अगर अनेकों बैंकों से वो लोन लेता है या बहुत सारे बैंकों के थ्रू वो लोन आता है, तो प्रोसेस सेम है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है कि दूसरे बैंक में वो उसका अकाउंट खुलता है, यहाँ पे सेम ही बैंक में उसका अकाउंट है। तो ये प्रोसेस है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, जो कि कमर्शियल बैंक करता है। और इसका एग्जाम, इस क्वेश्चन में से एक चीज़ ये भी पूछी है कि कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स है SLR, CRR। अगर देखो SLR जितनी ज़्यादा होगी तो बैंक लोन उतना कम दे पाएगा। अगर सपोज 10% की जगह पे 20% होता तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा? 2,000। तो बैंक कितना लोन दे पाएगा? 8,000।
तो ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, स्थिर और लचीली विनिमय दर का वर्णन करें। अब जब आप 12th क्लास में थे तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था एक चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज विदेशी विनिमय। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? दूसरे देश की करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, यानी अपने देश की करेंसी को छोड़कर किसी और देश की करेंसी को क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए यूएस डॉलर क्या है? एक फॉरेन एक्सचेंज है। लेकिन अगर इस फॉरेन एक्सचेंज के आगे मैं फॉरेन एक्सचेंज रेट लगा दूं तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है दूसरे देश की करेंसी को हम किस रेट पर खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज $1 इज इक्वल टू ₹50। सपोज $1 ₹50 के बराबर है, तो इसका क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट कि $1 पे करके हमें ₹50 मिलते हैं, ₹50 पे करके हमें $1 मिलता है। तो अगर मैं इसको एक ₹1 के हिसाब से देखूं तो ₹1 किसके बराबर होगा? 1 डिवाइड बाय $50। 1 डिवाइड 50 का मतलब क्या होता है? 0.02 या फिर 20 सेंट, यानी ₹1 से हमें 20 सेंट मिल सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर पैसे होते हैं ना, 100 पैसे में ₹1 होता है, तो यूएस में 100 सेंट का $1 होता है। तो ये है हमारा टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट दो तरह के होते हैं। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जिसे हम हिंदी में स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जिसे हम लचीली विनिमय दर कहते हैं। लचीलापन शुद्ध हिंदी, और शुद्ध हिंदी में जाए तो नम्य विनिमय दर कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इट इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा निर्धारण। इसका निर्धारण कौन करता है? सरकार करती है। और ये डिटरमाइंड कैसे होती है? इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये मांग व पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अब देखो ये सब चीजें क्या है? सरकार निर्धारित करती है, डिमांड सप्लाई निर्धारित करती है। सरकार जब खुद तय करे कि $1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसे हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। लेकिन जब चीज़ों में इनकी वैल्यू में अपने आप चेंज होता है, आप देखते हो कभी आज $1 सपोज ₹70 का है, कल हो जाएगा सपोज 65 का, फिर 66 का हो जाएगा, फिर 75 का हो जाएगा। तो इसमें अपने आप फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। तो जब चेंज अपने आप आए उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। लेकिन चेंज जब गवर्नमेंट करे खुद उसे कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। लेकिन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत कम होता है। बहुत बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब इंडिया ने खुद इसमें चेंजेस किए हों, गवर्नमेंट ने खुद चेंजेस किए हों। ज़्यादातर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही टॉपिक की चीज़ें देश में होती हैं। तो ये डिमांड सप्लाई का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम दूसरे देश पर डिपेंड ज़्यादा करेंगे, अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, उसका भी असर पड़ता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे देश पर डिपेंड होंगे, इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं,
हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब हम दूसरे देशों की चीज़ें की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, उससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा। डॉलर की वैल्यू उतनी ही मजबूत होगी, रुपया वीक होगा। जितना ज़्यादा हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर के देशों को अपना सामान बेचेंगे, मेक इन इंडिया का सामान जो बेचेंगे, उससे हमें फ़ायदा होगा। तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलती रहती है। तो यहाँ पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है रीवैल्यूएशन और एक है डीवैल्यूएशन। और फ्लेक्सिबल में एक है एप्रिसिएशन और एक है डेप्रिसिएशन। दोनों का मतलब अगर हम देखें डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, दोनों का मतलब यही होता है कि डॉलर की वैल्यू और रुपए की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके में, गिरावट के रूप में। सपोज $1 अगर 50 रुपए का है और वो अगले दिन 50 रुपए की जगह पे 65 हो जाए, तो इसका मतलब ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें पहले 50 रुपए देने पड़ते थे $1 के लिए, अब कितने देना पड़ रहे हैं, 65 रुपए। तो हमें क्या है, नुकसान है। इसे कहेंगे डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। दोनों का मतलब एक ही है, यानी रुपए की वैल्यू में गिरावट होना। लेकिन डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है और डेप्रिसिएशन अपने आप होता है। और इसी तरीके से रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन है, इसमें उल्टा हो जाता है। अगर 65 की जगह पे ये 65 हो जाए, तो ये दो टॉपिक का डिफरेंस एग्जाम में कई बार आता है। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट है या आपको अगर ढंग से क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट पे भी कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिटेल्स मिल जाएंगी, या जसमीत क्लासेस के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी, वास्तविक व संभावित जीडीपी में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जीडीपी गैप क्या होता है और व्हाट डू मीन बाय एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा सकता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट में जीडीपी गैप, एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी, ये तीन चीजें साथ में लेकर चलेंगे। हिंदी में से कहेंगे जीडीपी अंतराल, वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी। ओके, इसको डिस्कस करते हैं, ये चीज़ है क्या। देखिए, हम हर चीज़ें जो है अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं। चला टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सोचते हो कि मेरा इतना पोटेंशियल है, कि मेरे अंदर इतनी संभावनाएं हैं कि मैं एग्ज़ाम में 80% लेके आ सकता हूँ। यह आपकी पोटेंशियल है कि आप एग्ज़ाम में इतना 80% लेके आ सकते हो, तो आपकी संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है। लेकिन हो सकता किसी वजह से, मान लो बीमार, आपने मेहनत तो बहुत की, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन हो सकता है बीमार पड़ गए या किसी वजह से आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए और वो 80% की जगह पे रह गया 70%। तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्चुअल। तो जो हम टारगेट डिसाइड करते हैं वो हमारी संभावनाएं हैं कि हम इतना कर सकते हैं, और जो हमें एक्चुअल में मिलता है वो हमारा रिजल्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक देश पे भी इसी तरह से बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। जैसे कि अगर आप 3rd ईयर में पहुंचोगे तो उसमें जो इकोनॉमिक्स है उसमें 5 ईयर प्लान करके एक टॉपिक है, वो पढ़ेंगे कि देश में सरकारें 1951 से लेकर कितने प्लान बनाती है कि हमें अपने पूरे देश की तरक्की के लिए क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना चाहिए। वो एक देश की पोटेंशियल को शो करता है कि एक देश क्या कर सकता है और क्या नहीं। लेकिन एक्चुअल में वो जो रिसीव करता है वो वास्तविकता है, वो उसको क्या मिला है, वो उसका रिजल्ट है। तो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब यही होता है कि एक देश अपने देश की तरक्की के लिए क्या क्या चीज़ें करता है, उसकी क्या क्या प्लानिंग करता है। सपोज वो सोचता है कि आने वाले साल में हमें देश में
इतने सारे शौचालय बनाने हैं, इतनी सफाई करनी है, देश में इतने सारे फ्लाईओवर बनवाने हैं, लेकिन वो सब वो अचीव नहीं कर पाता। हो सकता है वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आपने 80% सोचा है लेकिन आपके 90 आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जीडीपी के मामले में ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा आपको मिले। तो पोटेंशियल जीडीपी का अर्थ है कि आप अपने संसाधनों को किस प्रकार यूज़ करेंगे, अपने सोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करोगे, और एक्चुअल जीडीपी का मतलब जो आपने एक्चुअल में रिसीव किया है। तो यहाँ पर अगर मैं जीडीपी गैप का फॉर्मूला बताऊं तो जीडीपी गैप का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जीडीपी माइनस एक्चुअल जीडीपी। ये आपका जीडीपी गैप का फॉर्मूला है। इसे हिंदी में हम जीडीपी अंतराल भी कहते हैं, यानी वास्तविक संभावित जीडीपी, यानी संभावित जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी। तो ये हमारी जीडीपी गैप का एक कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो टेबुलर फॉर्म में भी, स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल जीडीपी, यहाँ पे एक्चुअल जीडीपी लिखकर पॉइंट वाइज इसका आंसर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्वनियंत्रक। क्या होता है? बड़ा मुश्किल है हिंदी में बोलना। स्वनियंत्रक का मतलब होता है जो अपने आप कंट्रोल हो जाए, स्वनियंत्रक। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है? जो बिजली के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। एकदम से बिजली बहुत ज़्यादा आ जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उसे हम वैसे स्टेबलाइजर जो फ्रिज में होते हैं, एसी में होते हैं, स्टेबलाइजर होते हैं। लेकिन कई बार एक देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को भी झटका ना लग जाए, इसलिए उसके अंदर एक स्टेबलाइजर फिट किया जाता है, जिसको हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कहते हैं। अभी किस तरह का झटका हो सकता है देश में? एक तो सबसे बड़ा झटका है इन्फ्लेशन का, महंगाई का झटका। और फिर दूसरा झटका है कि अगर लोग चीज़ों की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ा झटका है। डिमांड नहीं करेंगे तो देश की इनकम नहीं बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर यानी स्वनियंत्रक क्या होता है? ये गवर्नमेंट के किए गए प्रयासों को बताता है कि गवर्नमेंट किन किन तरीकों से एक देश में होने वाली महंगाई और देश में कम डिमांड को ठीक कर सकती है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? स्वनियंत्रक। अब गवर्नमेंट कैसे इनको ठीक करती है? अच्छा, पहले एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। दो चीजें, पहली है इन्फ्लेशन, महंगाई, और दूसरी है डिफ्लेशन, महंगाई का ना होना। इन्फ्लेशनरी गैप इसको कहेंगे और इसे कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। स्फीतिक अंतराल और इसे कहेंगे अवसादी अंतराल या अवस्फीति अंतराल। अब ये दोनों सिचुएशन ही खराब है। महंगाई कब ज़्यादा होती है? जब लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ जाती है। डिफ्लेशनरी गैप कब होता है? जब लोग डिमांड ही नहीं करें चीज़ों की, लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे हैं, देश में सप्लाई की भरपूर मात्रा है लेकिन लोग चीज़ें खरीदना पसंद नहीं करें, तो वो डिफ्लेशनरी गैप है। तो दोनों ही सिचुएशन बेकार है। तो हमें क्या होना है? हमें बैलेंस होना है। हमें उस अवस्था में पहुंचना है जहां पर एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति बराबर हो जाए एग्रीगेट डिमांड के यानी समग्र मांग के, यानी लोग जितनी मांग करते हैं उतनी पूर्ति हो रही। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। जितनी लोग डिमांड करते हैं उतनी सप्लाई है, वैसा होता ही नहीं है। लेकिन उसके करीब करीब तो हम पहुंच सकते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल तो कर सकते हैं। इसलिए सरकार क्या करती है? सरकार कुछ उपाय अपनाती है, कुछ मेजर्स करती है, और इन मेजर्स से ये सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाती है। और वो मेजर्स कौन से हैं? वो दो तरह के मेन मेजर्स हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट महंगाई को और डिफ्लेशनरी गैप को ठीक कर सकती है।
पहला तरीका है टैक्सेशन यानी कर, टैक्स लेना, और दूसरा तरीका है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय। इनसे सरकार जो है इन सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करती है। वैसे हमारा देश में जो लोग टैक्स पे करते हैं वो किसके ऊपर पे करते हैं? इनकम के ऊपर, इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं। और जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। लेकिन अगर बात करें इनकम के हिसाब से तो इनकम जीडीपी का एक हिस्सा है। अगर हम सभी देश की लोगों की इनकम को जोड़ दें तो क्या कहलाती है वो? जीडीपी। तो जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उसका मतलब लोग उतना ही टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उनकी टैक्स देने की जो क्षमता है, टैक्स देने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मोर द इनकम मोर द टैक्स, ये एक थ्योरी है, आपको पता है। जो जितने ज़्यादा लोगों की इनकम होती है उतना ही वो टैक्स पे करते हैं। तो टैक्स क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोगों को, ये गवर्नमेंट का खर्चा है। या गवर्नमेंट कुछ उनको ट्रांसफ़र पेमेंट करती है, ट्रांसफ़र पेमेंट इस तरह से सब्सिडी ही होती है। इसमें स्कॉलरशिप भी आती है, बहुत सारे चीज़ें जो गवर्नमेंट एक्सपेंस करती है। तो कहना मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी लोग टैक्स उतना पे करेंगे, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। सरकार की अगर इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट ईजिली पे कर सकती है। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, जिससे महंगाई पर रोक लग सकती है। कैसे? अगर गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा देती है तो ऑब्वियसली लोग सोचते हैं कि हमें ना डिमांड कम करनी चाहिए, क्योंकि हमें डिमांड पैसे हमारे पास टैक्स इतना ज़्यादा लग गया, इतनी चीज़ें खरीदें क्यों, तो इसलिए डिमांड अपने आप कम हो जाती है। और जब डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशनरी गैप धीरे धीरे डिफ्लेशनरी गैप की तरफ आएगा। और जब डिफ्लेशनरी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट टैक्स का रेट कम कर देती है, ताकि हमारी जो सिचुएशन है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स एग्जाम में बहुत आते हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के ऊपर। ये आपको आने वाले कुछ टाइम पे इसके लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे।